साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड्स में रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहां से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स इस आइलैंड पर आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर ये अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके ये एक मल्टी मिलियनेयर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बारक तक शामिल थे। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच, पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल्स की। आज के दिन आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ टाइम का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बन गया है। ये सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स इससे एग्री करते हैं। The most profound technology humanity is working on really affect the future dramatically. Perhaps the most important foundational technology of our time. It is a renaissance. It is a golden age. AI आज के दिन दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को बदल रहा है। जो लोग आज के दिन इसे सही से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे वो लोग फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे और उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद होंगी। अगर आप AI की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आओ ज्वाइन करो मेरी AI मास्टर क्लास, जो कि इस संडे 4 जनवरी को शाम के 7 बजे हो रही है। पिछले एक साल में 50,000 से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 2.5 घंटे की मास्टर क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा AI टूल्स सिखाता हूं। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI से इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स अब बची है इस संडे की वर्कशॉप के लिए। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली इस डेट और टाइम को अवेलेबल नहीं हो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अगले 7 दिन तक अवेलेबल होगी। आइए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छिपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि बस मसाज देनी है और इसके $200 से $300 मिलेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 नाम दिए। उन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए और फिर उन 2 से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे, ये चेन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाती। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम्स को अभी ट्रैक किया जा रहा है। इसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room.
and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर विक्टिम्स 13 से 16 साल की लड़कियां थी और गरीब परिवारों से आती थी। कईयों के पेरेंट्स भी नहीं थे, वो ऑर्फन्स थी, तो उनके लिए कोई सुनने वाला भी नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm not a perfect type. पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जिसके कारण एक लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी तीसरी को लाती। इसी तरीके से एक चेन बनी और इनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी। मई 2006 तक आते आते पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको तक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स लिए गए। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस। जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। ये डील मानो एप्स्टीन को बचाने के लिए की जा रही। उसे बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को गिल्टी मानना था और बदले में उसे और उसके सहयोगियों को बाकी सारे क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई, यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था। सबसे शॉकिंग बात इस डील की थी कि इस डील को सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को, बेचारी लड़कियों तक को इसके बारे में नहीं बताया गया, जबकि अमेरिका में कानून के मुताबिक विक्टिम्स को ऐसी किसी भी डील के बारे में बताना मैंडेटरी होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 महीने। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दी गई। ये इस लेवल की फर्स्ट क्लास जेल थी कि एप्स्टीन सिर्फ रात में सोने के लिए वहां जाता था। और इस सब के बाद भी सजा पूरे होने से 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से, एप्स्टीन को डील दिलाने वाले अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए दोस्तों, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में जाकर एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। For Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहता है, उसे कुछ नहीं होता। वो अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, अपने आइलैंड पर लैविश पार्टीज थ्रो करता है और पावरफुल लोगों से मिलता है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। विलन बच के भाग निकलता, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक औरत थी, एक जर्नलिस्ट थी, जिसने ठान रखी थी कि वो इस एप्स्टीन को बचकर जाने नहीं देगी। जूली क्नाइप ब्राउन ये एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मायामी हेरल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 में एप्स्टीन के रिहा किए जाने के बाद ये उस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स एप्स्टीन के अपराधों पर और कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। जूली ने इसे परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में ये रिपोर्ट्स एक नया धमाका ले आती है। पब्लिक का गुस्सा जाग उठता है। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए थे। अपनी रिपोर्ट्स में उन्होंने 8 का इंटरव्यू लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे थे, जिनमें 45 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी का दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. समझ नहीं आ रही है।
अंदर छुपा था एक बेहद काला